हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल आओ बहन बातें करें, जहां पर हम बात करते हैं औरतों की लाइफ से जुड़े हुए रियल मुद्दों की, उनके रियल सॉल्यूशंस की और उनसे ओवरकम करने की रियल स्टोरीज की। रियल पर मैं इतना जोर क्यों दे रही हूँ, क्योंकि इस चैनल का जितना भी कंटेंट है वो आपके कमेंट्स पर टिका हुआ है। जो भी आप मुझसे पूछते हैं उन सिचुएशंस में मैं अपने आप को रख के, अगर मैं देखूँ मैं होती तो क्या करती, उस हिसाब से मैं आपको सजेस्ट करती हूँ। और इसके अलावा जब तक मैं ना बता पाऊँ उससे पहले भी जो और व्यूअर्स हैं वो एक दूसरे की समस्याओं को पढ़ते हैं कमेंट सेक्शन में, और जितना हो सक रहा है पॉजिटिवली उस पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी दे रहे हैं, जिसके लिए मैं आप सबकी बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में रिक्वेस्ट की थी कि इतने मैं रिस्पॉन्स दूँ, वीडियो बनाऊँ या कमेंट का रिप्लाई करूँ। अगर आप किसी की जेन्युइन प्रॉब्लम पढ़ रहे हो और आपके पास उसका कोई बेहतरीन सुझाव है तो आपको उस पर ज़रूर देना चाहिए। हो सकता है मुझसे बेहतर राय आप उन्हें दे दें और उनको थोड़ा सा सुकून मिले, उनके प्रॉब्लम्स हो सकता है सॉल्व हो जाएं। इसी तरीके से एक दूसरे की समस्याओं को सुलझाते हुए, एक दूसरे को सुझाव देते हुए हमारी एक अच्छी सी कम्युनिटी बनेगी, जिसका मैं यही मेरा उद्देश्य है इस चैनल को बनाने का। अब एक और नई इन्फॉर्मेशन इस चैनल से जुड़ी हुई कि मैंने जितने भी अभी तक वीडियो डाले हैं उन पर मैं एपिसोड 1, 2, 3 इस तरीके से डाल रही हूँ। इसके पीछे मेरा लॉजिक ये है कि जब तक मैं आगे के वीडियो पे पहुंच जाती हूँ, कमेंट जो पिछले वीडियो के हैं वो आपको पता रहेगा कि आपने कौन से नंबर के वीडियो पे कमेंट किया है। इन केस कोई वीडियो छूट जाता है इस तरीके का जिस पे कोई कमेंट में मिस कर जाती हूँ, तो आप मुझे आसानी से बता पाओगे कि एपिसोड उसमें मैंने कमेंट किया था, और मुझे भी वो कमेंट ढूंढने में आसानी होगी। क्योंकि अगर मैंने अलग से चैनल बनाया है केवल आपकी ये वाली प्रॉब्लम सुनने और शेयर करने के लिए उसके सॉल्यूशन, और उसमें भी अगर कोई कमेंट छूट जाए तो ये मुझे अपने आप के लिए बुरा लग रहा है कि मैं यहाँ पर भी अगर मैं ना कर पाई तो मैं मेक श्योर कर रही हूँ। अच्छा, कुछ कमेंट्स के जवाब ऐसे हैं कि मैंने उनको कमेंट सेक्शन में ही दे दिए, ठीक है, और कुछ ऐसे हैं जो एक नहीं बार बार आ रहे हैं तो उनको मैं वीडियो में इंक्लूड कर रही हूँ। या फिर कोई ऐसा है जो कई बार होता है लेकिन हर आदमी पूछ नहीं पा रहा, ऐसी कोई चीज़ है जो एवरग्रीन कहना चाहिए प्रॉब्लम है कि हमेशा आती है हर एक के लाइफ में बार बार, उनको मैं वीडियो में डिस्कस कर रही हूँ। लेकिन अगर किसी की बेहद पर्सनल है, यूजुअल प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं उनका कमेंट सेक्शन में ही जवाब दे रही हूँ। लेकिन हाँ, मैं आपको यकीन दिलाऊँ कि मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं कोई क्वेश्चन छोड़ूँ ना। अब इसमें जो इस वाले वीडियो में जो बात हो रही है, एक तो एपिसोड 5 के 2-3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, और एपिसोड 6 के 130 कमेंट थे फ्रेंड्स उसमें, और उनमें से मैंने सॉर्ट करके जिनके जवाब कमेंट सेक्शन में देने थे उनके दे दिए हैं। आई होप आपने पढ़ लिए होंगे, और बाकी के मैं डिस्कस कर रही हूँ इसमें। इनमें से जो बचेंगे वो समझ जाइएगा कि ऐसे हैं जिन पे ना मैंने जवाब वहाँ पर लिखा है और ना यहाँ है, कि उन पर एक सेपरेट वीडियो बनने वाली है। ठीक है जी, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैं रिप्लाई करने के लिए पूरी कोशिश कर रही हूँ ईच एंड एवरी क्वेश्चन का। अब चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन जो एपिसोड 5 का है उसमें बच गया था, तो ये वाला टॉपिक आया था कि अगर आप घर में कैद हैं, अपनी जिम्मेदारियों के चलते आपको कैद जैसा फील हो रहा है और आप चाह कर भी बाहर जाके जॉब नहीं कर सकते, तो आप कैसे पैसे अर्न करें, कैसे फाइनेंशियली स्टेबल रहें। तो वो टॉपिक अपने आप में इतना बड़ा था, तो उस पर मेरा लास्ट वीडियो मैंने बना दिया और वो काफ़ी लंबा बना। अच्छी बात यह है कि उस पर आप लोगों का प्यार बहुत आया और आपके वो काम आ गई वीडियो, ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। अब उसमें जो एक बचा था वो मैं आपके साथ फटाफट शेयर करूं। कमेंट लंबा था लेकिन उसकी जो मेन सारांश था वो ये था कि इनकी शादी हुई थी, तब शादी के टाइम बोला गया था कि इकलौता लड़का है, इसी के लिए सब कुछ करना है, ये कह के इनकी शादी की गई थी। लेकिन जब शादी करके ये आ गई तो इनकी 3 नंदे थी। अब वो जो शादी हो चुकी है वो भी इनको ट्रबल कर रही है, जो घर में है वो भी उनको ट्रबल कर रही है अपनी बहनों के साथ मिलके। और इससे आगे जो मुद्दा आता है यहाँ से ज़्यादा फाइनेंशियली, कि उनका जो वो मकान है वो इतना बड़ा नहीं है कि उसके 4 हिस्से करके इनके हाथ में कुछ अच्छी रकम आए, और अब जो नंदे हैं वो प्रॉपर्टी में हिस्सा मांग रही है। ठीक, तो टैगलाइन ये है कि नंदे शादीशुदा आपके प्रॉपर्टी में हिस्सा मांग रही है एंड आप क्या करें। तो इसमें देखो सिंपल सोल्यूशन है। अगर आपकी नंदों की भी कंडीशन खराब है, जैसे आपकी है वैसे उनकी है खराब, इन सेंस ये जितनी ज़रूरत आपको है पैसे की उतनी उन्हें भी है, तो देखो जिस माँ बाप के यहाँ आप बहू बहू बन के आए हैं वो उनकी बेटियां हैं, तो उनका भी हक बनता है। तो आपको मतलब उनको हिस्सा देने में कोई आनाकानी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नीड उनको भी है, नीड आपको भी है, पहली चीज़। दूसरी,
अगर वो फाइनेंशियली आपसे बेहतर कंडीशन में है, फिर भी उनकी नीयत खराब है और वो आपसे पैसा मांग रही हैं, आपका ले रही हैं, तब आप एक बार अपने सास ससुर को कन्विंस कर सकते हो कि भाई कर हम रहे हैं यहाँ पर सारा, आपका ध्यान भी हम ही रखेंगे और आप रह भी हमारे साथ रहो और हमारी स्थिति खराब है, लॉजिक ये, तो आप हमें देने की ज़्यादा सोचो तो ज़्यादा अच्छा। दूसरी चीज़ ये हो गई। तीसरा, अगर आपने अपने सास ससुर से बात कर ली, उसके बाद भी वही ढाक के 3 बात है, कोई रिस्पॉन्स नहीं है और यही बात हो रही है कि भाई नंदे हिस्सा लेंगी, ठीक, यहाँ पर आकर आपकी कहानी ख़त्म। अब आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो मुझे लगता है, ये हमारा काम था भी नहीं, सारा ही कुछ सास ससुर ने पूरी ज़िंदगी जो कमाया वो उनका है। अब वो अपनी किस संतान को दें वो उनका हक है। आप उन पे ज़बरदस्ती थोप नहीं सकते कि हमें ही दो क्योंकि हम कमज़ोर हैं। आप कमज़ोर हो, आप अपनी वजह से कमज़ोर हो, आप अपनी अर्निंग बढ़ाओ, अपनी मेहनत करके अपना पैसा बनाओ, उस पर आप हक जमाओ, उसे कोई ले तो लड़ जाओ। लेकिन सास ससुर के पैसे पर, माँ बाप के पैसे पर आपका अधिकार आप मानते हो, लेकिन एक्चुअल में वो होता नहीं है। उन्होंने पूरी ज़िंदगी कड़ी मेहनत करके वो पैसा कमाया है, तो अल्टीमेटली अधिकार उन्हीं को दे दीजिए। वो चाहे तो दें, चाहे तो नहीं दें। और आपको अगर ये वाइब्स आ रही है कि हमें नहीं मिलेगा या हमें मिलेगा भी तो हिस्से होने के बाद बहुत थोड़ा सा मिलेगा, तो आपको करना ये है, आप जो कर सकते हो, जो आपके हाथ में है, वो ये है कि आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग अब उस हिसाब से शुरू कीजिए कि हमें इतना मिलना है, इतना नहीं मिलना। अब इसके बाद क्या, ठीक है, तो आप अपनी अर्निंग बढ़ाइए, सेविंग बढ़ाइए, अपना जीवन नए सिरे से फाइनेंशियली प्लान कीजिए कि अब हमें इतना नहीं मिलेगा, इतना मिलेगा, तो अब हमें आगे कैसे करना है। तो जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है, दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है, उसके ऊपर अगर आप स्ट्रेस लोगे तो आपकी परेशानियां कभी ख़त्म नहीं होंगी। लेकिन जो चीज़ें आपके हाथ में हैं, आप उन्हें चेंज कर सकते हो, आप कर सकते हो, आप उन पे कॉन्सेंट्रेट करोगे तो शायद इस दलदल से जल्दी निकल जाओगे कि पैसा हमें मिलेगा, उन्हें मिलेगा, कम मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा, ये सब चीज़ें आपके दिमाग से निकल जाएंगी। क्योंकि आप जो लीस्ट हो सकता है वो मान के चल रहे हो दिमाग में, तो आप सॉर्टेड होते चले जाओगे। तो अगर वो हिस्सा मांग रही है तो लेट इट बी, लेने दो। एक आता है जी अगला, जब टॉन्ट करने वाला व्यक्ति आपके परिवार का ही हो और उससे मिलना पड़े ओकेजनली, आप चाहें ना चाहें, तब क्या करें। तो देखो, इसमें मैं अपना पर्सनल बताऊं कि प्रॉब्लम तब तक होती है टॉन्टिंग से जब तक आपको पता ना हो कि सामने वाला क्या कहने वाला है या इसका रिएक्शन ऐसा आएगा। यानी कि फर्स्ट या सेकंड टाइम जब कोई टॉन्ट मारता है तो लगता है कि अरे ये क्या हुआ, ये यहाँ से क्या आया रिएक्शन, ठीक। लेकिन एक आपको पता है एक आदमी की आदत, वो कोई भी हो सकता है, आपकी देवरानी, जेठानी, सास, नंद, भाभी, कोई भी, आपको पता है कि ये बंदा टॉन्ट मारता है, ठीक। तो आपको जब पहले से पता है तो फिर आपको इतना स्ट्राइक वो करनी ही नहीं चाहिए। आप जा रहे हो ओकेजनली मिलने, आपको पता है कि वो भी मिलेगा या मिलेगी और वो इस तरीके का ही बिहेव करेगा, तो जस्ट आपको दिमाग में 1 2 3 4 5, मतलब मेरे दिमाग में तो मैं सच बताऊँ काउंटिंग से चलती है कि 10 की गिनती तक होने से पहले ही उसके मुंह से कुछ ना कुछ निकलेगा एंड सडनली निकल भी जाता है। तो मुझे तो मतलब हंसी रोकना मुश्किल हो जाता है कि आपको पहले से पता होता है कि ये बोलने वाला है या इस तरीके की कोई बात आने वाली है और वो आती है, तो आपको गुस्सा नहीं आएगा, आपको हंसी आएगी और आपका मानसिक स्तर यानी कि अब उतना ऊंचा बढ़ चुका, तो जो चीज़ पहले से पता है कि ये आने वाली है उस पर क्या ही रिएक्शन देना है कि ठीक है आना तो है ही। तो वो एक ऐसा होता है जैसे आप सब्जी खा रहे हो, कोई टेस्ट है कि ये वाली सब्जी है तो इसका टेस्ट तो आएगा ही आएगा, या कोई तीखी चीज़ है या हरी मिर्च खा रहे हो मान लीजिए आपको पता है आप काटोगे तो वो चटपटी लगेगी लगेगी, तो जब पता होता है तो वो फिर मतलब मैं ये समझाना चाह रही हूँ कि अगर आपको कोई आंख बंद करके सीधे हरी मिर्च खिलाए तो आपको एकदम लगेगी, लेकिन आप देख के खा रहे हो तो आपको पता है पहले से आपके दिमाग को कि आप खा रहे हो, तो आपको उसे बर्दाश्त कर जाओगे आप, ये होता है। तो सेम चीज़ टॉन्ट के साथ जाती है कि जब सडनली कोई नया बंदा नया रिएक्शन देता है तो एक झटका सा आता है और आप रिएक्ट नहीं कर पाते कि कैसे करूँ इसे हैंडल, है ना। लेकिन आपको पता है कि आदत है उनकी, अब ओकेजनली मिलना भी है, ठीक है, तो आप यहीं से टास्क दिमाग में लेके जा रहे हो कि भाई वहाँ मिलेंगे। सपोज कीजिए आप पार्टी में जा रहे हो बर्थडे की, तो हम क्या क्या सोच के जाते हैं कि बर्थडे पार्टी है, गेम्स होंगे, केक होगा बच्चों की और डेकोरेशन होगी, ये सब होगा, तो उसके साथ ही वो भी जोड़ दो कि वो भी होगी या वो भी होगा और वहाँ से ये भी आएगा, तो आपको इतना सा भी फर्क नहीं पड़ेगा, मैं आपको बताऊँ सच में। और एक गेम की तरह आपको लगेगा कि भैया वहाँ जाना है, वहाँ तो वो भी होगा या वो भी होगी, वहाँ से तो बम पटाखे फूटेंगे,
तो फूटेंगे फूटेंगे, देखो मजे करो। आपके ऊपर कमेंट कर रहे हैं, आपका मन करे जवाब देने का ठीक है, नहीं तो जस्ट एक स्माइल दे दो, तो ऐसे करके अच्छी सी, मतलब आपकी शक्ल पे लिखा होना चाहिए कि आपको पहले से पता था, तब देखो कितना मज़ा आता है। तो वो बोलेगा अपनी आदत के अनुसार, लेकिन आपको उससे गुस्सा नहीं आएगा, इरिटेशन नहीं होगी, उल्टा आप इंजॉय करोगे कि वाह शो शुरू हो गया। समझ रहे हो? तो ये होता है जी टोन मारने वालों से अगर आपका आमना सामना होना ही होना है तो उनको कैसे हैंडल करो, मेरा तरीका आप करके देखना, फिर बताना होता है नहीं होता आपके लिए भी ये चीज़ फनी। अब शुरू होते हैं एपिसोड 6 के क्वेश्चन। इसमें एक क्वेश्चन आया कि दीदी आपकी बातें तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन कई बार कंफ्यूजन होता है कि कब चुप रहें, कब इग्नोर करें और कब फाइट करें। अब इसका मैं आपको सिंपल गणित की तरह फार्मूला बता देती हूँ, ठीक है, क्योंकि ये प्रॉब्लम मुझे लगता है सबके साथ होती होगी। चुप आपको तब रहना है जब आपको पूरी बात पता ना हो, उस बंदे को आप ढंग से जानते नहीं हैं। इग्नोर आपको तब करना है जब आपको पूरी बात पता है, आप उस बंदे को जानते हैं, लेकिन आपको समझ में आ चुका कि यहाँ पर एनर्जी वेस्ट करना बेकार है और ये बात आपके स्तर की नहीं है। ठीक। तीसरी चीज़, फाइट कब करना है। फाइट आप तब करो जब वो बंदा आपके लेवल का है या नहीं है, लेकिन बात ऐसी हो गई है कि उस बात की वजह से आपका प्रेजेंट, आपकी पर्सनैलिटी और आपका फ्यूचर दांव पे लग गया है। अगर आप नहीं बोले तो ये चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, तब आपको फाइट करनी है। अब इस बात को अगर उदाहरण से समझो ना, एक फ़नी और प्रैक्टिकल वे में आपको बताऊं। सपोज़ कीजिए गली में कुत्ते होते हैं बहुत सारे, ठीक है, आप जा रहे हो, कुत्ते एक साइड पे हैं, आपकी साइड पे हैं, इधर उधर हैं, भौंक रहे हैं, ठीक है, आपने देखा, आप चुपचाप अपने रास्ते चले गए, चुप होना हो गया। आपको नहीं पता कि वो कितने हिंसक हैं कितने नहीं हैं। सेकंड कंडीशन क्या होती है कि आप जहाँ से जा रहे हो, जहाँ से आपको रास्ता पार करना है, वहाँ रास्ते में वो कुत्ते लड़ रहे हैं। अब आपको पता है कि ये हिंसक हो रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, हो सकता है मुझे भी नुकसान कर दें, तब आप क्या करोगे, उनसे रास्ता बचा बचू के अपना रास्ता पहुंचोगे जहाँ पर भी आपको जाना था, बजाय उसके बीच में घुसने के आप कहीं साइड से निकलोगे कि भाई मैं निकल भी जाऊं, लेकिन इग्नोर आप कर रहे हो, यानी कि आपको अवेयरनेस तो है कि वहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन आप उससे बचते हुए निकल रहे हो, ठीक है, तो आपने इग्नोर कर दिया उन्हें। अब तीसरी चीज़ क्या है कि वो केवल आपके सामने लड़ नहीं रहे, केवल आपके रास्ते में लड़ नहीं रहे, अब उन्होंने आपके ऊपर अटैक कर दिया। आपको चोट लग सकती है अगर आपने अपना डिफेंस नहीं किया या उन्हें भगाया नहीं डंडे लेके, तब आप क्या करोगे, फाइट करोगे। इतनी सी बात है कि जब तक दुनिया में हजारों लाखों चीज़ें हो रही हैं, आपको सब कुछ थोड़ा 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 दिख रहा है, लेकिन आप हर मुद्दे पर रिएक्शन नहीं दे रहे, हर मुद्दे पर बोल नहीं रहे, वो चुप रहना है, क्योंकि वो आपकी पार्ट ऑफ लाइफ नहीं है। कहना चाहिए आपको पूरी बात पता नहीं है और आपके बोलने ना बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वहाँ आप चुप रह रहे हो। दूसरी चीज़ क्या हो गई, आपको पता है सब कुछ है, लेकिन अब आपको निकलना तो है ही वहाँ से और अपना मेंटल पीस मेंटेन करना है। आपका वहाँ पे घुसना आपके लिए ठीक नहीं है, तो आप इग्नोर करके निकल जाओगे। लेकिन जब कोई ऐसी चीज़ हो गई, घर परिवार में कोई ऐसा मुद्दा है, घर परिवार में क्या, ऑफिस में क्या, कहीं पर भी फ्रेंड सर्कल में क्या, कोई ऐसी चीज़ है कि जो आपके ऊपर अब सीधे अटैक हो रहा है और आप अगर नहीं बोले तो आपका नुकसान हो जाएगा, तो आपको लड़ लेना है अपने हक के लिए। तो यहीं पर बात हो जाती है कि चुप करना है, फिर थोड़ा कुछ इग्नोर करने वाली कंडीशन होती है और कुछ फाइट करने वाली। तो जब भी अटको इस वाले एग्जाम्पल को याद कर लेना कि क्या बताया था। अब इसमें अगले क्वेश्चन आते हैं छोटे छोटे। एक आया था इम्पल्स बाइंग की वजह से, कि जब हम एकदम जोश में सामान खरीद लेते हैं और खरीदने के बाद फिर हमें पछतावा होता है कि अरे ये क्यों खरीद लिया, इसको कैसे रोकें। सिंपल सा है, मैंने पहले भी एक बार ब्लॉग वाले में शेयर किया था कि कोई भी चीज़ जब मैं ऑनलाइन भी खरीदती हूँ ना, तो उसको तुरंत लिया, तुरंत कार्ट में ऐड किया, तुरंत पेमेंट कर दिया, ऐसे कभी नहीं करती। विश लिस्ट करके रखती हूँ, सेल का इंतज़ार करती हूँ, या एटलीस्ट कितनी भी ज़रूरी चीज़ हो 4 से 5 दिन मैं वेट करती हूँ। और अगर 4-5 दिन बाद भी वो ऐप खोलने के बाद मुझे लगता है कि हाँ ये सामान मुझे मंगाना है, तो मैं मंगाऊंगी, अदरवाइज उसमें से आधी चीज़ें अगर हो सका तो गायब भी हो जाती है। सेम चीज़ जाती है आपकी जब आप लोकल मार्केट से शॉपिंग करते हो। आप शॉपिंग पे जाने से पहले एक लिस्ट ज़रूर बनाओ
ठीक, ये लोकल मार्केट का बता रही हूँ। ऑनलाइन का तो सिंपल है, विश लिस्ट करके रखो, 5-6 दिन बाद ऑर्डर प्लेस करो। लेकिन अगर आप लोकल मार्केट जा रहे हो कहीं पर भी, और स्पेशली जब आप सस्ती मार्केट में जा रहे हो, तो एक लिस्ट बना के लेके जाओ कि मुझे ये सामान लेना है। ठीक है, अब उनमें से भी जो ज़रूरी सामान है उन्हें ऊपर लिखो, जो कम ज़रूरी है उन्हें नीचे लिखो। और जब वो ज़रूरी सामान आप ले लोगे, उसके बाद कम ज़रूरी सामान को एक बार फिर तसल्ली से पूछ लो अपने आप में कि भाई इसकी मुझे सच में ज़रूरत है या नहीं है। केवल अच्छा लग रहा है इसलिए ले लिया, वो चीज़ आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो आपकी जो लोकल मार्केट के टिप है वो है कि लिस्ट बनाओ, और वो लिस्ट भी मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि सेम डे मत बनाओ, 3 से 4 दिन पहले जब जो चीज़ दिमाग में आए ना उसको तभी लिख लो, और जब आप शॉपिंग के लिए निकलो तब उसको एक बार रिव्यू करो कि ये सामान लेना है तो अब भी लेना है या उतर गया इसका भूत, कहना चाहिए। तो आप अगर उस लिस्ट से बंध के आप शॉपिंग करोगे ना तो आपकी ये इम्पल्स बाइंग वाली खत्म हो जाएगी। लेकिन हाँ, कई बार ऐसी कहना चाहिए स्टील बाय डील होती है कि आप ले लेते हो, तो वो एक आध चीज़ चलती है। लेकिन जो ये होता है ना कि बिना सोचे समझे जितने पैसे थे सब खर्च कर दिए, वो चीज़ नहीं होगी अगर आप इस चीज़ को कंट्रोल करना चाह रहे हो तो। दूसरा तरीका क्या होता है इम्पल्स बाइंग को रोकने का? आपने लिस्ट नहीं बनाई, यानी कि आपने प्रोडक्ट तो नहीं किए एक जगह फिक्स, आप अपना बजट फिक्स कर लो कि मुझे 1,500 ही खर्च करने हैं, मुझे 2,000 ही खर्च करने हैं। अब उन 2,000 में जब आप पहले ज़रूरी चीज़ लोगे ऑटोमेटिकली पैसे बचेंगे ही नहीं, तो आप खर्च कहाँ से करोगे? जो कार्ड वाली पेमेंट होती है, पेटीएम वाली होती है, इसको इसीलिए मैं अभी तक भी अवॉइड करती हूँ। लोकल मार्केट में मैं नहीं करती ऑनलाइन पेमेंट या कुछ और, क्योंकि उसमें हमें पता नहीं चलता पैसे कितने कट रहे हैं। मैं अभी भी वहाँ मार्केट में हार्ड कैश यूज़ करूँगी, ताकि अगर मैं 2,000 लेके गई हूँ तो मेरी 2,000 की शॉपिंग के बाद वो बंद हो जाएगा, चाहे कितनी बढ़िया चीज़ हो, कितनी भी अच्छी लग रही हो, फिर मैं ले नहीं पाऊँगी क्योंकि अब पैसे ही नहीं बचे। दूसरा तरीका ये है, तो आपको या तो चीज़ें फिक्स करनी है कि इससे ज़्यादा नहीं, या आपको बजट फिक्स करना है कि इससे ज़्यादा नहीं। और ऑनलाइन में तुरंत ऑर्डर मत प्लेस करो, थोड़ा वेट करो, 2 से 3 दिन सोचो एक्चुअल में ज़रूरत है इस चीज़ की। 3 दिन आप मान के चलो, अगर 3 दिन बाद भी आपको लगता है कि नहीं अच्छा है और मुझे लेना, तो आप ले लो, फिर इतना मन मत मारो अगर पैसे की कोई दिक्कत नहीं है तो। एक आया था बड़ा ट्रेडिशनल सा सवाल है कि बेटी के ससुराल वालों को इज्जत मिलती है इतनी और बहू के पेरेंट्स को नहीं मिलती। तो पता है मतलब जो आपके ससुराल वाले हैं वो अपनी बेटी के घर जब जाते होंगे तो आपके पेरेंट्स को वो यहाँ नहीं दे रहे, उनको वहाँ नहीं मिलती होगी। तो कहीं ना कहीं हिसाब बराबर हुआ है, वो बेटा बेटी का हम कितने भी आधुनिक हो जाएं, लेकिन ये फ़र्क एक हमेशा से रहा है। और अभी तक तो मैं देख ही रही हूँ, मिडिल क्लास में तो है ही, टॉप क्लास का मुझे पता नहीं वहाँ पे इज्जत मिल जाती हो उतनी। लेकिन हाँ, यहाँ पर ये है कि अब धीरे धीरे थोड़ा सम्मान बेटी के माँ बाप को मिलने लगा। लेकिन हाँ, वो फ़र्क रहेगा, अभी तो मुझे लगता है कुछ साल और रहेगा। पर जहाँ तक बात आती है कि वो इज्जत ही नहीं कर रहे, एक तो ये होता है कि आते ही भाई आ गए ये वो नहीं कर रहे, लेकिन एटलीस्ट एक जो नेचुरल कहना चाहिए शिष्टाचार होता है, कोई मेहमान आपके आया उतनी तो देनी ही चाहिए। अगर उससे भी कम दे रहे हैं तब की बात आपको बताऊं कि अपनी बेटी के घर जब माँ बाप आते हैं तो उनकी कितनी इज्जत होगी ना, ये बहुत हद तक डिपेंड करता है उनकी बेटी पर, उसने घर में अपनी क्या छवि बनाई हुई है। अगर उनकी बेटी की ही कोई इज्जत नहीं है, समझ रहे हो, तो उनके माँ बाप की भी कोई इज्जत नहीं होगी फॉर श्योर। कई लड़कियां क्या सोचती हैं कि मैं अपने ससुराल वालों की बहुत सेवा करूं, बहुत सेवा करूं, नौकरानी बन के रहूं बिल्कुल, और फिर मेरी बड़ी तारीफ होगी कि नहीं जी आपकी बेटी ने तो बहुत सेवा करी हमारी, ये वो। हो सकता है ये हो, लेकिन 99% में नहीं होगा। आप जब खुद ही नौकरानी बनी हुई हो, बिल्कुल आपकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं बची हुई, तो आपके माँ बाप को भी वो सेम उसी कैटेगरी पर ला के रख देंगे, क्या आपके पति और क्या पति के माँ बाप। इसी तरीके से अगर आप परिवार के सदस्य की तरह, मैं ये मान रही हूँ कि आप सेवा करो, घर में रहो, अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाओ, लेकिन अपने आत्मसम्मान के साथ। उन्हें एक अंदाजा होना चाहिए कि ये नौकरानी नहीं है, घर की बहू है, घर की जिम्मेदारी इसने उठाई हुई है, उनको ग्रेटफुल होना चाहिए आपके लिए। जब वो आपके लिए ग्रेटफुल होंगे तो आपके माँ बाप के लिए भी ग्रेटफुल होंगे कि उन्होंने अपनी इतनी अच्छी बेटी हमें दी। समझ रहे हो? तो पहले आप अपना आत्मसम्मान बढ़िया बना के रखो घर में। इज्जत मांगने से नहीं मिलती, इज्जत कमानी पड़ती है अपने कामों से। लेकिन उसके बाद भी सिर्फ काम से भी इज्जत नहीं मिलती, ये मेरा अपना ज्ञान है। आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट क्रिएट करनी पड़ेगी, लोगों को बताना पड़ेगा
कि आप मुझसे अगर तमीज़ से पेश नहीं आएंगे या मुझे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट जो मुझे चाहिए, जो डिज़र्व मैं करती हूँ, वो नहीं देंगे, तो ये जो मैं कर रही हूँ अपनी ड्यूटी परफॉर्म, ये भी उतनी नहीं होंगी। तो जब आपको इज्जत मिल रही होगी ना, तो फिर आपके माँ बाप को भी मिलेगी, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा सा लड़कियाँ गड़बड़ कर जाती हैं, उन्हें लगता है कि ये वाला तरीका सही है, लेकिन एक्चुअल में काम भी करो, पर अपनी एक बना के रखो कि भाई ये इससे नीचे अगर मेरे से बात करोगे तो मैं नहीं जवाब दूंगी। तो अपनी मेंटेन रखो सेल्फ रिस्पेक्ट भी थोड़ी सी। तो और बाकी ये है कि जी यहाँ पे वो मैंने कह दिया कि यहाँ पे वो अपने समझियों की इज्जत नहीं कर रहे, तो जब बेटी के घर जाते होंगे तो उन्हें भी शायद यही ट्रीटमेंट मिलता हो, वहाँ आपने ना देखा हो, तो हो सकता है वो फ्रस्ट्रेशन यहाँ निकल रही है, ये भी एक रीज़न हो सकता है। तो ये चलता आ रहा है, लेकिन इसका तोड़ यही है कि उनको क्या मिल रहा है ट्रीटमेंट, वो आपकी हेडेक नहीं है, लेकिन अपने पेरेंट्स की अगर रिस्पेक्ट करवानी है ना, तो पहले अपनी करवाओ घर में, उसके बाद उनकी भी हो जाएगी। और वो फिर करें नहीं करें, अगर आपके कहने के बाद भी नहीं करते, ये भी होता है, तो आप करो अपने पेरेंट्स की इज्जत। जब वो घर पे आए उनका अच्छे से ध्यान रखो, सब कुछ करो। कोई पूछ रहा है बढ़िया है, नहीं पूछ रहा है नहीं बढ़िया है। दूसरी चीज़ वो है कि बहुओं के हाथ में बहुत बड़ा वो होता है कि अगर मेरे रिश्तेदारों को ससुराल वाले गलत तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, तो एक बार अगर मेरे रिश्तेदार आएंगे तो 4 बार उनके भी आएंगे, तो फिर वो प्रिपेयर्ड रहें कि सेम ट्रीटमेंट मेरी तरफ से भी आ सकता है। तो फिर होगी इज्जत, आपके पेरेंट्स की भी होगी और उनके घर वालों की भी होगी, सब खुश रहेंगे। तो यहाँ पर आपको स्टैंड लेना चाहिए कि कैसा व्यवहार आ रहा है, उसी के अकॉर्डिंग अपना व्यवहार भी आप रखिए, तो धीरे धीरे चीज़ें जो हैं वो ठीक होंगी, और जो रिस्पेक्ट आप चाह रहे हो अपने पेरेंट्स के लिए वो मिलेगी।